हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मटेरियल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है मटेरियल कल्चर कैसे चेंज होता रहता है। कल्चर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन क्रिएशन और आर्टिफैक्ट्स। कह रहा है कि मटेरियल कल्चर जो होता है ना उसमें एक लंबी फहरिस्त होती है उन चीज़ों की जो इंसान ने अपने हाथ से खुद बनाई होती हैं। अ सोसाइटीज आर्टिफैक्ट्स पार्शली रिफ्लेक्ट अंडरलाइन कल्चरल वैल्यूज कि सोसाइटी की जो क्रिएशन होती है प्रोडक्शन होती है वो इसके कल्चरल वैल्यूज़ को शो करती हैं। इन एडिशन टू रिफ्लेक्टिंग वैल्यूज मटेरियल कल्चर आल्सो रिफ्लेक्ट अ सोसाइटीज टेक्नोलॉजी और नॉलेज दैट पीपल यूज टू मेक अ वे ऑफ लाइफ इन देयर सराउंडिंग्स। इसके अलावा जो आपका मटेरियल कल्चर होता है वो आपके ना सिर्फ मटेरियल कल्चर को शो करता है बल्कि आपकी सोसाइटी की टेक्नोलॉजी को भी नॉलेज को भी शो करता है जो लोग अपनी ज़िंदगी में सहूलतें क्रिएट करने में फैसिलिटेट करने में खुद को जो इस्तेमाल करते हैं वो इंक्लूड होता है। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये जिसने भी सबसे पहले अमेरिका में बनाया है उसने अपने टेक्नोलॉजी अपने नॉलेज को यूज़ किया ताकि इंसान को फैसिलिटेट कर सके। इसी तरह टेक्नोलॉजी की उसने डेफिनेशन दी हुई है कि ये एक नॉलेज होता है जो कि पीपल यूज़ करते हैं अपना एक तरीका बनाने के लिए, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में। वो मटेरियल कल्चर का बता रहा है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी के आने से मटेरियल कल्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। जैसे जैसे हम एक बिस्किट लेने जाएं किसी शॉप पे, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के बिस्किट हमारे लिए अवेलेबल होंगे। तो उसी तरह जैसे लाहौर में डिफरेंट तरह के लोग, सिंधी भी, बलोची भी, पठान भी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए भी ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे लोग जॉब की तलाश में भी ज़्यादा आते हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाहौर में कल्चरल डाइवर्सिटी होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। इसमें सबसे पहले उसने हाई कल्चर का बताया कि कल्चरल पैटर्न दैट डिस्टिंग्विशेस द सोसाइटी इज एलीट, कि ऐसे कल्चरल पैटर्न, ऐसे नॉर्म्स और ऐसे कल्चरल वैल्यूज़ जो सोसाइटी के अमीर तरीन तबके को जाहिर करते हैं वो हमारी हाई कल्चर में इंक्लूड होते हैं। एलिट का मतलब होता है अमीर तरीन लोग जो सोसाइटी के सबसे अपर वाले लेवल पे आते हैं, उनका जो कल्चर होता है उसको हम हाई कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर कल्चर। कल्चरल पैटर्न्स दैट आर वाइड स्प्रेड अमंग सोसाइटीज पॉपुलेशन। ऐसे पैटर्न्स, ऐसे कल्चरल पैटर्न्स जो कि ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं सोसाइटी में उनको पॉपुलर कल्चर कहते हैं। इट डजेंट मीन कि उन्हें एलीट क्लास फॉलो करती है या फिर उन्हें आम लोग फॉलो करते हैं। बस ये मतलब है कि ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो हमारे पॉपुलर कल्चर में आते हैं। जैसे सोसाइटी की जो एलीट क्लास है, वो मॉडल टाउन हो गया, गुलबर्ग हो गया लाहौर में, यहाँ पे यही रिवाज होता है कि वो लेट रात को सोते हैं और सुबह को लेट तक उठते हैं, 10-11 बजे तक। तो आप 6-7 बजे मॉडल टाउन या गुलबर्ग चल जाए, सन्नाटा नज़र आता है। लेकिन जो पॉपुलर कल्चर है वो ये है कि लोग यूनिवर्सिटी, स्कूल गोइंग और जो डिफरेंट अपनी जॉब्स पे जाते हैं वो 7-8 तक उठ जाते हैं। तो ये हमारा पॉपुलर कल्चर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है सब कल्चर। कल्चरल पैटर्न सेट अपार्ट सम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज पॉपुलेशन, कि ऐसे कल्चरल पैटर्न जो सोसाइटी के एक हिस्से को शो करते हैं उन्हें हम सब कल्चर कहते हैं। जैसे सिंधी है, सिंधी हमारा सब कल्चर में इंक्लूड होगा, बलोची भी हमारा सब कल्चर में इंक्लूड होगा। इनका ओवरऑल कल्चर तो हमारी तरह पाकिस्तान है, लेकिन इनका जो सब कल्चर होता है, इनका जो कल्चर होता है वो हमारी तरह वो एक पार्ट होता है कल्चर का। ये अपनी सिंधी वहाँ पे बोल रहे होते हैं, सिंधी लिबास पहनते हैं, सिंधी ज़बान बोलते हैं, तो वो उनका सब कल्चर होता है। काउंटर कल्चर क्या होता है? काउंटर कल्चरल पैटर्न दैट स्ट्रॉन्गली अपोज दोज वाइडली एक्सेप्टेड विद इन अ सोसाइटी। कल्चरल पैटर्न होते हैं जो कि बहुत खिलाफ होते हैं, स्ट्रॉन्गली अपोज होते हैं उसके जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर आम सोसाइटी 7 या 8 बजे उठ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो रात दोपहर के 12 या 1 बजे उठ रहा है,
तो उसका अपना एक कल्चर होगा, वो बिल्कुल दूसरे कल्चर, बड़े कल्चर के बिल्कुल खिलाफ होगा। मतलब कोई दोपहर में उठ रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो बिल्कुल ही उसके खिलाफ है जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो ये काउंटर कल्चर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इसने नेशनल मैप दिखाया हुआ है कि लैंग्वेज की डाइवर्सिटी दिखाई हुई है कि यूनाइटेड स्टेट में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। 19% लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं अपने घरों पे, 62% स्पेनिश यूज़ करते हैं, 15% एशियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो ये मैप दिखा के ये शो करना चाह रहा है कि चाहे यूनाइटेड स्टेट में डिफरेंट तरह के लोग आए हुए हैं, इसका ये मतलब है कि वो डिफरेंट ज़ुबानें बोलते हैं, उनका अपना एक सब कल्चर है। अब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अगर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट की तलाश में अमेरिका जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सुबह शाम दिन रात इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे, नहीं। जब वो अपने पाकिस्तानियों में बैठेंगे तो वो फिर अपनी ज़ुबान बोलना पसंद करेंगे। तो इसी तरह उसने ये मैप में दिखाया हुआ है कि जो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं वो डिफरेंट ज़ुबानें बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट में। Next है multiculturalism, an educational program recognizing the cultural diversity of the United States and promoting the equality of our cultural traditions। कह रहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी है कि डिफरेंट जगहों से यहाँ पे लोग आके रहते हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट में भी अमेरिका से आए होते हैं, बांग्लादेश से आए होते हैं और इंडिया से आए होते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं। तो इसी तरह यूनाइटेड स्टेट में डिफरेंट नेशन से लोग आए हुए होते हैं और वो वहाँ पे डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई एक कल्चर डोमिनेट नहीं करता, बल्कि हर कल्चर को इक्वालिटी हासिल होती है। इस इक्वालिटी को हम मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, कल्चरलिज्म इसलिए यूज़ हुआ है कि वहाँ पे एक कल्चर नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं और वो इक्वालिटी की बुनियाद पे हैं, किसी एक को सुपीरियोरिटी नहीं है। नेक्स्ट है यूरोसेंट्रिज्म, द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन स्पेशली इंग्लिश कल्चरल पैटर्न्स। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि यूरोप के कल्चरल पैटर्न्स को हम बढ़तरी दें, कि ये बहुत यूरोप का कल्चर बहुत अच्छा है जबकि पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत का कल्चर नहीं अच्छा। मतलब हम यूरोपियन कल्चर को अगर सुपीरियोरिटी देते हैं तो इसको हम यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। अफ्रीकोसेंट्रिज्म, द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन कल्चरल पैटर्न। जिसी तरह यूरोप के कल्चरल पैटर्न्स को हम सुपीरियोरिटी देते हैं, इसी तरह अफ्रीका के कल्चर को अगर सुपीरियोरिटी दें तो वो अफ्रीकोसेंट्रिज्म होगा, और अगर यूरोप के हो तो वो यूरोसेंट्रिज्म होगा। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहले है कल्चरल इंटीग्रेशन, द क्लोज रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ कल्चरल सिस्टम। कि एक कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में क्लोज रिलेशनशिप, इसको हम कल्चरल इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स एंड चेंजेस इन आवर लैंग्वेज। इसकी आसान सी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि जैसे कंप्यूटर आया, ठीक है, कंप्यूटर की वजह से हमने डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस सीख ली। ये ज़रा आप इससे हट के बात करें कि जैसे मोबाइल आया, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया तो क्या हुआ कि हमने शॉर्ट फॉर्म अपनी लैंग्वेज की बना ली। वाई ओ यू आर के स्पेलिंग की बजाय यू आर हम लिखने लग गए, माए के बजाय एम लिखने लग गए। इसी तरह हमने हर लफ्ज़ की शॉर्ट फॉर्म बना ली। अब हम बाज़ात ऑफिशियली कोई वर्क कर रहे हों या पेपर वगैरह कर रहे हों, तो हम अनइंटेंशनली हमारे स्पेलिंग वही वाले लिखे जाते हैं, वाई ओ यू आर की जगह हम यू आर लिख देते हैं। इसी तरह और भी हम स्पेलिंग्स को चेंज कर देते हैं। मतलब जो हमारे कल्चरल पैटर्न्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग ऑगबर्न और नुमाकोफ ने दिया था 1964 में। द फैक्ट दैट सम कल्चरल एलिमेंट्स चेंज मोर क्विकली देन अदर्स विच माइट डिस्टर्ब अ कल्चरल सिस्टम। कह रहा है कि हो सकता है कि कल्चर के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो जाएं एज़ कम्पेयर टू दूसरे एलिमेंट्स के। इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे मटेरियल कल्चर है, जो चीज़ें हैं, जो हमारे घरों के मैप होते हैं, जो हम घरों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर वो चेंज हो गए, ज़्यादा चेंज हो गए एज़ कम्पेयर टू हमारी लैंग्वेज के या हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ के, तो उसको हम कल्चरल लैग का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल
पहले टेक्नोलॉजी से पहले ये इतना आम नहीं था कि हम क्या करते थे, हम स्विमिंग पूल घरों में बनाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो लोग स्विमिंग पूल घरों में बनाने को प्रेफर करते हैं। तो ये जो हमारा मटेरियल कल्चर है ये ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू हमारी लैंग्वेज चेंज होने के, हमारी नॉर्म्स चेंज होने के, या हमारे वैल्यूज़ चेंज होने के। इधर एग्जांपल दी हुई है मेडिकल प्रोसीजर्स एंड एथिक्स। फॉर एग्जांपल हमारा अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना की वैक्सीनेशन कोई भी कंट्री अगर डिस्कवर करता है या बनाता है तो उसकी वजह से वो जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस आएंगी उनमें चेंज आ जाएगा एज कम्पेयर टू हमारे एथिक्स या हमारे अदबो अदाब में। हमारे अदब तो वही रहते हैं, लैंग्वेज वही रहती, नॉर्म्स वही रहती हैं, एज कम्पेयर टू मटीरियल कल्चर जो होता है वो तेज़ी से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसने दिखाया हुआ है कि फर्स्ट ईयर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे 1969 से लेकर 2000 तक, इन्होंने इनके जो वैल्यूज़ थे वो चेंज होते रहे। इधर थ्री वैल्यूज दी हुई हैं: डेवलपिंग अ मीनिंगफुल फिलोसफी ऑफ लाइफ, रेजिंग अ फैमिली, बीइंग वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली। अब ये आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में किसी ईयर में ज़्यादा वैल्यू पहली को दी जाती थी, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को, कभी, मतलब एक पैटर्न नहीं चल रहा कि अगर एक वैल्यू को इतने परसेंट मिली है तो सेकंड ईयर में भी इतने परसेंट नहीं मिलेगी, नहीं। बल्कि ये देखें, डेवलपिंग अ मीनिंगफुल फिलोसफी ऑफ लाइफ 1969 में इसे 88% दिया गया है, जबकि 2006 में ये सिर्फ 46.0 है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है कल्चरल चेंजेस इन थ्री वेज। सबसे पहले है कि कल्चर चेंज जो होता है उसके तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले है इंटरवेंशन, क्रिएटिंग न्यू कल्चरल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल टेलीफोन और एयरप्लेन। कह रहा है कि अगर हम कुछ नया बनाते हैं अपने कल्चर में तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। जैसे टेलीफोन बनाया या जहाज बनाया, तो ये हमने कुछ नई चीज़ बनाई है, इसको हम इन्वेंशन कहते हैं। डिस्कवरी क्या होती है? रिकॉग्नाइजिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, कि पहले से कोई चीज़ मौजूद होती है उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कोलंबस था, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, मतलब अमेरिका पहले से मौजूद था, उसने सिर्फ उसको जांचा था कि ये दुनिया के किस हिस्से पे या किस मैप पे या किधर मौजूद है। इसी तरह इसने डीएनए की एग्जांपल दी है कि डीएनए तो तब से है जब से इंसान की इन्वेंशन हुई थी, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, जैसे ही साइंस पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, तो डीएनए पे ज़्यादा काम होने लग गया, इंसान ने डीएनए पे ज़्यादा फोकस कर दिया। लास्ट है इसका डिफ्यूजन, द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, कि इसमें हमारे पास जो कल्चरल ट्रेड्स होती हैं वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे इस्लाम में जो मेहंदी है इसका कोई तसव्वुर नहीं है, मेहंदी का जो फंक्शन हम रखते हैं इसका इस्लाम से कोई लिंक नहीं है। ये जब मुसलमान और भारत एक दूसरे के साथ बरसगीर में रहते थे तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ है। मुसलमानों के और इस्लाम के कल्चर में सिर्फ बारात, निकाह और वलीमे का कॉन्सेप्ट है। ये जो मेहंदी का कॉन्सेप्ट है ये हमने हिंदुओं के कल्चर से अडॉप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। ये आपको थर्ड स्लाइड में भी बताया था, यहाँ पे फिर ये रिपीट हो रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अनदर कल्चर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर ओन कल्चर, कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मैं अमेरिका स्टडी वीज़ा पे जाऊँ तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में मैं देखूंगी कि लोगों ने शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट ड्रेसिंग की होगी, तो मैं उन लोगों को अपने स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करूंगी, और मैं अगर ये सोचती हूँ कि मेरे पाकिस्तान के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर किया हुआ है, तो ये एथनोसेंट्रिज्म की एग्जांपल होगी, क्योंकि मैं अपने कल्चर को अच्छा कहूँगी एज कम्पेयर टू यूरोपियन कल्चर के। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड। हाँ, अगर मैं उनके साथ 2-3 दिन गुज़ारती हूँ, मैं देखती हूँ कि सब लोग उसी तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, और एज़ अ सोशियोलॉजिस्ट मैं ये बात कहती हूँ कि ये वो इसलिए फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये उनके कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ का पार्ट है, ये उनका ट्रेंड है। वहाँ पे ये कोई बुरी बात नहीं समझी जाती है। तो फिर ये कल्चरल रिलेटिविज़्म में आएगा कि मैं उनके कल्चर को बुरा नहीं कहूँगी, बल्कि उनके कल्चर को उन्हीं के सिनेरियो में अंडरस्टैंड करूँगी।
एथनोसेंट्रिज्म में हम अपने कल्चर को प्रेफर करते हैं, जबकि कल्चरल रिलेटिविज्म में हम दूसरे कल्चर को उन्हीं के मुकर्रर किए हुए स्टैंडर्ड के साथ जज करते हैं। नेक्स्ट ये मैप दिखाया हुआ है, वो कह रहा है कि जो अमेरिका है वो नीचे है, जबकि जो बात उसने ये बताई हुई है कि जो यूनाइटेड स्टेट है इसमें जो ऊपर है वो अमेरिका के ऊपर है। इट सिंपली वायलेट्स द एथनोसेंट्रिक assumptions that यूनाइटेड स्टेट शुड बी अबव द रेस्ट ऑफ द अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट है वो नीचे है अमेरिका के, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जो अमेरिका के लोग हैं वो ये सोचने लग जाए, यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं वो ये अगर देखें कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो अमेरिका से नीचे है, तो फिर उन्हें भी एक सुपीरियोरिटी या इन्फीरियोरिटी का कम्प्लेक्स होगा कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया गया या हमारे साथ कोई गलती हुई है कि हमारा कंट्री सबसे नीचे है। नेक्स्ट है इज देयर अ ग्लोबल कल्चर, कि सारी दुनिया का कोई एक कल्चर भी है। बेसिक थीसिस है इसका, द फ्लो ऑफ गुड्स मटेरियल प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग हैज़ नेवर बीन एज इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि जो मटेरियल गुड्स की जो ट्रेडिंग है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्यू इफ एनी प्लेसेस आर लेफ्ट वेयर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि अब इंफॉर्मेशन को छुपाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत आसान हो गया। द फ्लो ऑफ पीपल नॉलेज मीन्स पीपल लर्न अबाउट प्लेसेस वेयर दे फील माइट बी बेटर। अब लोग नॉलेज कहाँ से लेते हैं, उन जगहों से लेते हैं जहाँ पे उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान होता है, ज़िंदगी गुजारने की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा लोग यूरोपियन सिटीज़ में मूव कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की जो आवाम होगी उनकी खिदमत करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर पाकिस्तान का अमेरिका जाता है तो वो वहाँ के हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देगा, तो जो उसका नॉलेज डेवलप होगा या जो नॉलेज वो गेन करेगा वो उसी के मुताबिक करेगा। लिमिटेशन इस थीसिस की क्या थी, ऑल द फ्लोज हैव बीन अनइवन। कह रहा है कि ये जो फ्लो ऑफ गुड था, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, फ्लो ऑफ पीपल था, इनमें से किसी में भी इक्वालिटी नहीं पाई जाती थी। असम्पशन अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड, के अज्यूम कर लिया गया था कि ये जो गुड्स होंगी वो अवेलेबल होंगी, हालांकि ये अफोर्ड नहीं भी की जा सकती, लेकिन ये अज्यूम ये किया गया कि अफोर्डेबल होंगी चीज़ें। पीपल डोंट अटैच द सेम मीनिंग्स टू मटेरियल गुड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में अगर बेयर्ड का मतलब ये है कि आप सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हो, तो यूनाइटेड स्टेट में भी यही हो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में बेयर्ड से मुराद लिया जाता है एक मुस्लिम जो कि कोई दहशतगर्द होगा या कोई नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो इसी तरह जो मीनिंग्स होते हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ कल्चर। कल्चर को हमने देखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, क्रिटिकल एवेल्यूएशन इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन है, फिर इसको सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच में देखा और लास्ट पे इसको सोशल बायोलॉजिकल अप्रोच में देखा है। फर्स्ट पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो होती है वो ये है, कल्चर इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी फॉर मीटिंग ह्यूमन नीड्स। कि कल्चर है वो एक पेचीदा अमल है या पेचीदा सिस्टम है जिससे इंसान की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। कल्चर यूनिवर्सल्स ट्रेड्स दैट आर अ पार्ट ऑफ एवरी नॉन कल्चर। कल्चर यूनिवर्सल्स क्या होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर कल्चर का पार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये हर कल्चर में पाए जाते हैं, तो वो कल्चरल यूनिवर्सल्स में आएंगे। यहाँ पे इसने फैमिली के एग्जांपल दिया है, फ्यूनरल राइट्स का दिया हुआ है और जोक्स का, कि जनाजे भी हर कल्चर में पाए जाते हैं, चाहे वो दफनाएं चाहे जलाएं या जिस तरह भी करें, और जोक्स भी मजाक भी हर कल्चर का पार्ट है। क्रिटिकल इवेल्यूएशन, इस पे तनकीद क्या की गई थी, इस पे क्रिटिक क्या था। इग्नोर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डाउनप्लेस इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पे ये क्रिटिक था कि इन्होंने डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दिया था, इन्होंने
चेंज पे ज़्यादा बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ इंसान की नीड्स को पूरा करता है, डाइवर्सिटी पे इस पे कोई बात नहीं की गई। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एंड कल्चर, सोशल कन्फ्लिक्ट, कल्चर ट्रेड्स बेनिफिट सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। ये मार्क्स का बेसिकली जो कन्फ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव है ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसने कहा था कि इकोनॉमी में दो क्लासेस हैं, एक बोर्जुआज और एक प्रोलिटेरियट्स। जो बोर्जुआज होते हैं वो लोग होते हैं जो सोसाइटी की एलीट क्लास होती है, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं और जिनके बड़े बड़े कारखाने होते हैं। और प्रोलिटेरियट्स वो होते हैं जो गरीब होते हैं, जिन्होंने कम तनख्वाह पे अपनी जो वेजेस होती हैं वो सेल करनी होती है। तो जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसने यही बात इधर की हुई है कि जो कल्चरल जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं वो इस पैराडाइम को मान रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं कल्चर के ज़रिए से, और जो गरीब हैं उनको कम बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, थर्ड वर्ल्ड में, ठीक है। पाकिस्तान को डेवलप नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनकी ज़्यादा ग्रिप है, ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं। वो इसलिए है कि लोग का खुदा पे बिलीव है, हमारा जो रिलीजियस है उसने इंटीग्रेट किया हुआ लोगों को। Approach rooted in Karl Marx and materialism, society's system of material production has a powerful effect on the rest of the culture. इसने कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो सोसाइटी का सिस्टम है और मटेरियल प्रोडक्शन है इसका पावरफुल इफेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द कल्चर पे, कि जो मटेरियल है वो नॉन मटेरियल की निस्बत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कल्चर पे। इस पे क्रिटिक किया हुआ था, अंडरस्टैंड्स द वेज कल्चरल पैटर्न इंटीग्रेट मेंबर्स इनटू सोसाइटी। इन्होंने इग्नोर कर दिया था कल्चर के उस पर्सपेक्टिव को जिसमें कल्चर जो था वो लोगों को इंटीग्रेट करता था। जैसे अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो तो सारे पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, मतलब अपने कल्चर अपनी एक इकट्ठे होने पे बात करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट वालों ने इंटीग्रेशन पे बिल्कुल काम नहीं किया, इंटीग्रेशन को बिल्कुल इग्नोर कर। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड कल्चर। इसमें सबसे पहले सोशल बायोलॉजी का बताया हुआ है कि थ्योरेटिकल पैराडाइम है जो कि एक्सप्लोर करता है कि जिसमें इंसान की जो बॉडी है वो कैसे कल्चर चेंज करने में या कल्चर क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करती है। जैसे इंसान पहले गाँवों में रहता था तो इंसान के पास इतनी अकल नहीं थी कि वो ऐसे कपड़े सिले या कैसे कॉटन से कपड़ा बन सकता है। तो तब इंसान के वो जो लिबास होता था वो इंसान दरख्त के पत्ते यूज़ करता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, इंसान की बॉडी की जैसे जैसे शेप बनती गई उसी तरह इंसान के माइंड की भी शेप बनती गई। इंसान के दिमाग की शेप बनी तो इंसान की सोच भी ज़्यादा होने लगी और उन्होंने ड्रेसिंग और डिज़ाइनिंग का सोचना शुरू कर दिया। Approach rooted in चार्ल्स डार्विन एंड इवेल्युएशन। चार्ल्स डार्विन ने इवेल्युएशन का कंसेप्ट दिया था जो ये कहता था कि इंसान है जो वक्त के साथ वो इवॉल्व हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, कि जो इंसान है वो एक लंबे अरसे तक चेंज होते जाते हैं जो कि एक नेचुरल फिनोमिना, एक नेचुरल सिलेक्शन है। इस पे क्रिटिक ये था माइट बी यूज टू सपोर्ट रेसिज्म और सेक्सिज्म, के इन्होंने जो सपोर्ट किया था वो रेसिज्म और सेक्सिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया था। लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट थेरी, पीपल लर्न बिहेवियर विद इन अ कल्चरल सिस्टम। इन्होंने सपोर्ट थेरी पे कम काम किया था, उसके एविडेंस कम थे। लोगों ने एक कल्चर के साथ मिलकर जो उनके बिहेवियर पे इसका फोकस था वो कम था। कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम। अब इसने बताया कि कल्चर कैसे इंसान को आज़ादी देता है और कैसे इंसान की आज़ादी छीन भी लेता है। पहले इसने कंस्ट्रेंट के साथ काम किया कि कल्चर कैसे हमारी आज़ादी को छीनता है। वी ओनली नो आवर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर। अब हम दुनिया को सिर्फ उतना ही देख सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं जितना कि हमें हमारा कल्चर इजाज़त देता है। अगर हाँ कोई स्टूडेंट है वो रिसर्च करना चाह रहा है तो जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ है, कि हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो उसको एक हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। कल्चर एज अ फ्रीडम, कल्चर इज़ अ चेंजिंग एंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़,
कि कल्चर जो होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है और वो इंसान को डिफरेंट तरीक़ों के मौके फराहम करता है। सोशियोलॉजिस्ट शेयर द गोल ऑफ लर्निंग मोर अबाउट कल्चर डाइवर्सिटी, कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है कि वो डाइवर्सिटी को और अच्छे तरीके से समझ सकें कि डाइवर्सिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है इंसान की ज़िंदगी पे। नेक्स्ट एक लास्ट स्लाइड है, इसमें कल्चर का आपको तीनों पर्सपेक्टिव्स में बताया हुआ है कि तीनों मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। कल्चर की डेफिनेशन किस तरह अलग अलग देते हैं। जो सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो कहते हैं कि कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर बाय विच मेंबर ऑफ अ सोसाइटी कोऑपरेट टू मीट द नीड्स, कि कल्चर एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये कुछ लोगों को एडवांटेज देता है जबकि ज़्यादा लोगों को डिसएडवांटेज होता है कल्चर से। लेकिन जो सोशल बायोलॉजी है उनकी डेफिनेशन बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। कल्चर इज़ अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर दैट इज़ पार्शली शेप्ड बाय ह्यूमन बायोलॉजी, कि जो इंसान की बॉडी है वो कल्चर बनाती है। व्हाट इज़ फाउंडेशन ऑफ कल्चर? स्ट्रक्चरल फंक्शनल वाली अप्रोच कहती है कल्चरल पैटर्न आर रूटेड इन सोसाइटीज कोर वैल्यूज एंड बिलीफ, कि जो कल्चरल पैटर्न है वो वैल्यूज और बिलीव्स में है। कन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कल्चरल पैटर्न इंसान के इकोनॉमिक प्रोडक्शन में है। और जो सोशल बायोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि कल्चरल पैटर्न इंसान की बायोलॉजी में जैसे जैसे इंसान की बॉडी इवॉल्व होती है वैसे वैसे कल्चरल पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। लास्ट पे इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि अप्रोचेस के कोर क्वेश्चंस क्या हैं। इन्होंने तीनों ने अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो कल्चरल पैटर्न होते हैं वो सोसाइटी को कैसे ऑपरेट करते हैं और कल्चरल पैटर्न किधर पाए जाते हैं। इसी तरह कन्फ्लिक्ट वालों के क्वेश्चन है, इसी तरह सोशल बायोलॉजी के हैं। इसके आंसर आपको सेकंड और थर्ड में मिलेंगे। ये कल्चर का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसे मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि ये एक लॉन्ग मतलब आपका लंबा चैप्टर है और इसलिए मैं एक इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती थी, तो इसलिए मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाई हैं। और जो मिशोनिस की बुक मैंने आपको दी है उसमें से इसके लिए रीडिंग है। कल्चर का अलग से 3rd चैप्टर है, वो कंप्लीट रीडिंग है। उसमें मिशोनिस ने एक ओवरऑल रीडिंग दी हुई है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं उनकी उसने अलग से डेफिनेशन भी दी है। जैसे फर्स्ट पे आपको कल्चर की डेफिनेशन मिलेगी, मटीरियल कल्चर की, नॉन मटीरियल कल्चर की। उसके बाद आपको एथनोसेंट्रिज्म की, कल्चरल रिलेटिविज्म की, नॉर्म्स की, वैल्यूज़ की, बिलीव्स की, मोर्स की, फोकवेज की, इन सब छोटे छोटे कंसेप्ट की आपको डेफिनेशन मिशोनिस में मिल जाएंगी। आपने जो डेफिनेशंस हैं वो फर्स्ट चैप्टर की तरह आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। बाकी जो रीडिंग है और बाकी जो हेडिंग्स हैं वो आपने ओवरऑल रीडिंग के लिए वो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ।